अब मैं दूसरे पद्य खंड की व्याख्या करने जा रहा हूँ। दूसरे पद्य खंड को जो है मैं यहाँ शुरुआत और अंतिम लाइन शब्द लिख रहा हूँ। कविता एक खिलना है। दूसरा, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और लास्ट में है फूल क्या जाने। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कवि इस पद्यखंड के माध्यम से, इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से फूल के द्वारा, फूल के प्रतीक के माध्यम से कवि की कविता के महत्व को स्थापित कर रहा है। ये इसका प्रसंग है। संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा, जो पहले पद्यखंड में मैंने बताया था। इस पद्यखंड का जो संदर्भ है, प्रसंग है, वो है कि इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि कुंवर नारायण फूल के प्रतीक के द्वारा, फूल के माध्यम से कवि कर्म को, कविता के महत्व को स्थापित कर रहे हैं। अब आते हैं व्याख्या पे। कवि कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसा कि पहले पद्यखंड में कहा था कि कविता क्या है, उन्होंने वहां उड़ान की बात की थी। यहाँ पे कहते हैं एक प्रस्फुटन है, एक खिलना है। कविता क्या है? कविता रचने की प्रक्रिया क्या है? जैसे फूल खिलता है। सुबह के समय कभी आपने सूर्यमुखी के फूलों को खिलते हुए देखा है? कमल के फूलों को खिलते हुए देखा है? जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसकी एक एक पंखुड़ियां बिखरती चली जाती हैं, खुलती चली जाती हैं, और कुछ ही घंटों में वो पुष्प अपने पूर्ण आकार को प्राप्त करता है। वैसे कविता क्या है? कविता भी एक एक भावों का, एक एक अनुभूतियों का खिलना है। यहां कवि जैसे फूल की पंखुड़ियां खिलती हैं, वैसे कवि की जो अनुभूतियां हैं, कवि की जो अंतरंग, जो उसके अनुभव हैं, वही शब्दों के रूप में फूटते हैं। और जब फूल खिलकर अपने पूर्ण आकार को प्राप्त करता है तो वो खूबसूरत लगता है। वैसे ही कविता जब रचकर, जब खिलकर, जब पूर्ण होकर अपने आकार को प्राप्त करती है तो बेहद खूबसूरत रचना मानी जाती है। बाद में कवि कहता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहां जो फूल का खिलना है वह भी एक सुनिश्चित दायरे में बंधा हुआ है। उसका एक समय है, उसकी कुछ जरूरतें हैं, और उसका कुछ ऐसी खिलने की शर्तें हैं। अगर वो शर्तें पूरी हो जाएं तो फूल खिल जाता है, पूर्ण आकार को प्राप्त करके इस दुनिया को लुभाता है। लेकिन कविता उन सारी शर्तों से, उन सारी जरूरतों से परे है, क्योंकि जो कविता का जो खिलना है वो फूल के खिलने की तरह ही केवल नहीं है। उसके लिए जो शर्तें हैं, उसके लिए जो परिस्थितियां हैं, उसके लिए जो उपादान हैं, वो सब अगर तुलना किया जाए तो फूल के खिलने से कविता के खिलने का कोई तुलना नहीं की जा सकती।
इसलिए कवि कहता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है कि फूल के खिलने की एक मर्यादा है, एक सीमा है, लेकिन कविता के खिलने की कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यह सीमाहीन है, यह मर्यादाओं से परे है। यह हर परिस्थिति में, हर काल में, हर समय में ये खिलती रहती है, वो चाहे अच्छा हो, वो चाहे बुरा हो। कविता का खिलना हर संभव, हर परिस्थिति में और हर काल में होता है। इसलिए फूल के खिलने की जो तुलना पहली पंक्ति में कवि कर रहा है, दूसरी पंक्ति में फूल के खिलने के ऊपर कविता के खिलने को प्राथमिकता दे रहा है, अर्थात वो श्रेष्ठ और महान कृत्य वो मान रहा है कविता के खिलने को, क्योंकि कविता का खिलना किसी सीमा से परे है, मर्यादाओं से परे है, काल से परे है, जबकि फूल का खिलना इन तीनों चीजों से परे नहीं है। वो कहता है कि बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल कहाँ खिल सकता है? अंदर खिल सकता है, बाहर खिल सकता है, इस घर में खिल सकता है, उस घर में खिल सकता है, यहाँ खिल सकता है, वहां खिल सकता है। मतलब उसकी एक भौगोलिक परिस्थिति है, उसका एक सीमा क्षेत्र है। लेकिन कविता के खिलने का क्या कोई सीमा क्षेत्र बांधा जा सकता है? कविता के खिलने की क्या कोई परिस्थिति निर्धारित की जा सकती है? क्या ऐसी कोई परिस्थिति है? क्या ऐसी कोई सीमा है? क्या ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पे कविता का सृजन अर्थात कविता न खिल पाए? ब्रह्मांड में ऐसा कोई क्षेत्र है, ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई समय है? जबकि फूल के संदर्भ में ये सारी शर्तें निर्धारित हैं, लेकिन कविता के संदर्भ में ये सारी शर्तें बेमानी हो जाती हैं। ये सारी परिस्थितियां कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि हर परिस्थिति में, हर काल में, हर जगह, हर बाधाओं से रहित कविता हमेशा खिलती है और हमेशा खिलती रहती है। अनादिकाल से, जब से मनुष्य इस धरती पर अवतरित हुआ है, इस धरती पर उसने सभ्यता संस्कृति के क्षेत्र में अपने कदम रखे, तब से वो कविता का सृजन कर रहा है। कभी अपने मनोरंजन के लिए, कभी समाज के उद्धार के लिए, कभी देश के उद्धार के लिए, कभी मानवता के उद्धार के लिए। अर्थात इसका कोई एक कारण नहीं हो सकता। इसलिए कविता और फूल के लिए क्या है? फूल क्यों खिलता है? फूल का दो ही है, या तो आप श्रृंगार कर सकते हो, या तो ईश्वर को अर्पित कर सकते हो, या दिखने में एक खूबसूरती का एक माहौल, एक वातावरण बनता है। लेकिन कविता के मायने, कविता का महत्व क्या केवल इन्हीं तीनों चीजों से है? कविता के हजार प्रासंगिक रूप हैं, जिसकी फूल के खिलने से कोई तुलना नहीं की जा सकती, ये कवि कहना चाहता है। वो बाद में कहता है कि बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए। कवि कहता है कि फूल का एक जीवन चक्र होता है। फूल जब पौधे में कली बनती है, फूल बनता है, वह फूल इस दुनिया में लोगों को लुभाता है, या तो ईश्वर के को अर्पित किया जाता है, या किसी नायिका या नायक के जो है शीश पर इठलाता मुस्कुराता है, या फिर दुनिया को मोहित करता है। उसका यह रूप और उसका यह सुगंध कितने दिनों तक कायम रहता है? उसकी अवधि क्या है? उसकी सीमा क्या है? ये सीमित है, कुछ दिन तक रहेगा। उसका महत्व और उसका आकार, उसका सौंदर्य और उसकी महत्ता केवल कुछ दिन की चांदनी है। फूल का अस्तित्व केवल कुछ दिन की चांदनी है। लेकिन अगर एक कविता रच दी गई,
एक कविता खिल पड़ी जो उसकी महक से जो पूरा समाज देश सुवासित होता है, महकता है, क्या वो कभी मरती है? क्या वो कभी खत्म हो सकती है? कवि कहता है कि फूल का एक निश्चित जीवन चक्र है, लेकिन क्या कविता का कोई निश्चित जीवन चक्र है? वो केवल रचना की प्रक्रिया में तो केवल वो खिलने की तरह है फूल के, लेकिन जब उसकी शुरू से अंत तक की बात की जाती है, शुरुआत तो है, लेकिन क्या कविता का या साहित्य का कोई अंत है? आज भी सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद हजारों सालों पहले के आज भी अस्तित्व में हैं और आज भी प्रासंगिक हैं, और ये आज भी इनके स्रोत, इनके श्लोक आज भी गाए जाते हैं। दुनिया की किसी भी भाषा में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, दुनिया की किसी भी भाषा में जो साहित्य, जो कविता रची जाती है, 1000 साल, 2000 साल, कितने ही हजार साल बीत जाएं, क्या वो कभी मरती हैं? होमर का जो इलियड, जो महाकाव्य है, क्या वो कभी मर सकता है? रामायण जो वाल्मीकि कृत है, क्या वो कभी उसकी महत्ता कम हो सकती है? महाभारत में जो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश काव्य के रूप में दिया है, क्या कभी इसकी महक और इसका महत्व जीवन के क्षेत्र में कभी कम हो सकता है? मानवता के क्षेत्र में क्या कभी यह अप्रासंगिक हो सकता है? क्या कभी इसकी उपेक्षा की जा सकती है? इसलिए कवि कहता है कि जो फूलों का खिलना है वह तो एक निश्चित समय तक है, जो फूलों की महक है वह तो एक निश्चित समय तक है, लेकिन अगर एक कविता खिल पड़ी और वो पूर्ण रूप प्राप्त कर ली तो उसकी महक अनंत काल तक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए अंत में कवि कहता है कि बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने। कवि प्रश्न करता है, क्या कभी फूल उस कविता के महक की से अपनी तुलना कर सकता है? अर्थात बिना कविता जब रच जाती है तो वो हमेशा खिली रहती है, वो बिना मुरझाए मानवता को महक देती रहती है। क्या यह कभी फूल से इसकी तुलना की जा सकती है? इसलिए कवि कहता है कि यह निश्चित रूप से फूल के खिलने से और फूल की महक से कहीं ज़्यादा यह हमारे जीवन में उपयोगी है। इसलिए कविता हमारे जीवन का एक ऐसा भाग है, एक ऐसा अंग है जो हमारे जीवन में एक आनंद, खुशी और कहते हैं महत्व को ये बनाए हुए रखता है। अब इसके बात आती है काव्य सौंदर्य की। फूल के माध्यम से, वहाँ चिड़िया के माध्यम से कवि ने कवि के महत्व की, कविता के महत्व की स्थापना की थी। यहाँ पर कवि ने जो इसका काव्य सौंदर्य है, जो काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य पहला तो यही है कि महत्व की स्थापना करता है। यह महत्व की स्थापना करता है, ये ठीक पहले महत्व की स्थापना करता है। किसके माध्यम से? यहाँ फूल के माध्यम से। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि कविता को मानव के गुणों से आरोपित किया गया है। तीसरा जो यहाँ पर भी वही सरल साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है, लाक्षणिकता से युक्त है। यहाँ पर शांत रस है, इन पंक्तियों में शांत रस है और मुक्तक छंद का इस्तेमाल कवि ने किया है।